नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई कहानी सन 2008 की है। माता पिता को ऐसा लगता है कि उनकी बेटी किसी के साथ भागकर अपने प्रेमी के साथ घर बसा लिया है और वो यही सोच के अपनी बेटी का इंतजार करना छोड़ देते हैं। और लेकिन उनको हकीकत का कुछ पता ही नहीं था, आखिर हुआ क्या उनकी बेटी के साथ। ऐसी कहानी है जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये दिल्ली के नजफगढ़ इलाके की कहानी है। दिल्ली के नजफगढ़ के आसपास कुछ जंगली क्षेत्र है जहां कोई आता जाता बहुत ही कम था। वहां एक शख्स गुजरता है, वो देखता है कि पास में जंगल में एक बॉडी पड़ी हुई है जिसका चेहरा बहुत बुरी तरह से कुचला हुआ है। उसकी पहचान छुपाने के लिए चेहरा कुचला गया था। पुलिस थाने में कॉल किया जाता है। पुलिस की टीम मौके पे पहुंचती है। पुलिस को बताया जाता है कि जंगल का इलाका है, एक बॉडी पड़ी है जिसका चेहरा बहुत बुरी तरह से कुचला हुआ है। और पुलिस की एक टीम वहां पहुंचती है। पुलिस की टीम पहुंच करके मौका मुआयना करती है और उस बॉडी को वहां से उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। घटनास्थल की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, बॉडी के कुछ फोटो लिए जाते हैं, घटनास्थल के फोटो लिए जाते हैं। अब पुलिस पहचान में जुट जाती है कि आखिर ये बॉडी किसकी है और इंतजार करने लगती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। अब पुलिस उस बॉडी की पहचान करने में जुटी जाती है। पुलिस सोचती है कि आसपास के थानों में उसकी तस्वीर और बॉडी की जानकारी भेजी जाती है। और उस लड़की के जिसका शव मिला था पुलिस को, उसके एक हाथ पे ए नाम का टैटू बना हुआ था, उसकी भी फोटो खींच करके पुलिस अपने पास रखती है और आसपास के थानों में पहुंचवा दी जाती है कि कोई मिसिंग केस हो या किस तरह की पहचान हो सके उस लड़की की। लेकिन कहीं से कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं आता है। कोई इस तरह की बॉडी के बारे में कुछ नहीं बता पाता कि कोई लड़की यहाँ से मिसिंग हुई है। और पुलिस को ये तो मालूम लग गया था कि ये कत्ल का मामला है, क्योंकि उसके जो पुलिस को उस बॉडी को देखकर ये अनुमान लग जाता है कि कातिल ने उसकी पहचान छुपाने के लिए उसका चेहरा पत्थर से कुचल दिया है। अब पुलिस कई दिनों तक इंतजार करती है, उस बॉडी को अपने पास रखती है उस लड़की की को, और इंतजार करने लगती है कोई परिचित उसका आकर उस बॉडी पर ये दावा करे कि ये बॉडी हमारी किसी मिलने वाले की है या किसी जानने वाले की है। लेकिन पुलिस काफी इंतजार करने के बाद भी ऐसे किसी आदमी को नहीं ढूंढ पाती, या कोई आदमी आकर दावा नहीं करता है पुलिस के सामने कि हम इस बॉडी के बारे में या इस लड़की के बारे में जानते हैं जिसकी लाश मिली है पुलिस को। अब पुलिस उसका अंतिम संस्कार कर देती है। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस ये पहचान नहीं कर पा रही थी कि आखिरकार ये लाश किसकी है, ये लड़की कौन है। और पुलिस अपने मुखबिरों को भी इस अभियान में लगा देती है कि किसी न किसी तरह से ये पता किया जा सके कोई लड़की जहां से मिसिंग हुई है और ये बॉडी किसकी है। लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। अब लगातार पुलिस 2 साल तक इस केस पे स्टडी करती है, कोशिश करती है कि इस लड़की की पहचान की जाए और ये कहाँ से लापता हुई है, कैसे मिसिंग हुई है। लेकिन पुलिस 2 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस के पास कुछ नहीं होता है। और ये बात जब काफ़ी पुरानी होने लगती है तो धीरे धीरे ये मामला ठंडे बस्ते की तरफ चला जाता है और मामले की इनमें जो जांच होती है वो स्लो हो जाती है। पुलिस का एक सिस्टम होता है, पुलिस जब केस को अनसुलझा मानती है तो उसको ट्रांसफर कर देती है क्राइम ब्रांच को। और इसी केस में भी ऐसा हुआ, पुलिस इस जांच को क्राइम ब्रांच को सौंप देती है और धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। 9 साल बीत जाने के बाद भी इसका कुछ नहीं पता लगता और सन 2017 का समय शुरू हो जाता है। तभी पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम किसी और मामले में किसी केस की जांच कर रही होती है। तभी एक मुखबिर का फोन आता है और वह एक कातिल के बारे में पुलिस को सूचना देता है। और वो कॉल आता है पुलिस के क्राइम ब्रांच के एसीपी को और वो बताता है कि इस तरह से एक आदमी है जिसने इस तरह से कोई कत्ल किया हुआ है पहले। पुलिस जिस शख्स को पकड़ती है मुखबिर की सूचना पे, उसका नाम राहुल होता है और वो बहुत से मामलों में वांछित होता है और कई मामलों में उसकी पुलिस जांच कर रही होती है। पुलिस उसकी खोज में रहती है और पुलिस को ये भी सूचना मिलती है कि ये लड़का जो राहुल है ये काफी दिनों से वांटेड भी है और कई मामलों में इसका हाथ है। और 2008 में भी जो पुलिस को एक बॉडी मिली थी जिसके पे ए हाथ का टैटू बना हुआ था, उसमें भी ये इन्वॉल्व था। जब पुलिस की टीम उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो पुलिस के सामने हड़बड़ा जाता है और गलती से उस केस के बारे में बता देता है। वो कहता है कि ये कत्ल मैंने नहीं, मेरे दोस्त ने किया था और ये इस बॉडी को मैंने ठिकाने जरूर लगाया था। अपना कुछ मिल जाता है। उसके बाद पुलिस थोड़ी सकते में आ जाती है। पुलिस सोचती है कि हमने इस केस के बारे में इससे कुछ पूछा ही नहीं और ये इसी केस के बारे में बता रहा है और पुलिस उसके और मामलों की जांच कर रही है। लेकिन जब पुलिस के इस तरह की सुराग मिल जाता है तो पुलिस उस केस के बारे में ज्यादा पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान वो बताता है कि जो उसका दोस्त होता है जिसका नाम रिंकू होता है, वो पटेल नगर में रहता है,
पुलिस उसके बारे में पता करती है और उसके बताए हुए पते के अनुसार जब पुलिस वहाँ छापा मारती है तो पुलिस उस रिंकू नाम के लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। और उससे पता लगता है कि वो 3 बच्चे और अपनी पत्नी के साथ पटेल नगर इलाके में रहता है। पुलिस की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है, लेकिन वो शुरू में इनकार करता है। पुलिस को बताता है कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। और काफी कोशिश के बाद जब भी वो कुछ नहीं बताते तो पुलिस उसका दोस्त जो राहुल होता है उसके सामने उसको बिठा देती है। और वो फोटो है जो पुलिस द्वारा खींची गई थी, ये हाथ नाम का जो टेटू की फोटो ली गई थी, वो सारे सबूत उसके सामने पेश करती है। तो फिर वो टूटने लगता है और जब वो बताने लगता है कहानी के बारे में तो आप यकीन नहीं करोगे कि एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसपे प्रेम करने वालों से भी यकीन उड़ जाए। सन 2006 की बात है, दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके की बात है। ये दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आरती था। वह अपने 2 भाइयों और अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उनके ही पड़ोस में रहने वाला ये एक लड़का था जिसका नाम रिंकू था। वो एक दूसरे से अक्सर एक दूसरे को देखा करते थे और देखते ही देखते उन दोनों में प्यार हो जाता है और वो समाज की नजरों से छुप के एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हैं और लेकिन धीरे धीरे ये बात सबको पता लग जाती है, उनके परिवार वालों को भी पता लग जाती है कि ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब जब सबको ये बात का पता लग जाता है तो वो खुल के मिलने लगते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और प्यार परवान चढ़ने लगता है। और ये लड़की की जो आरती थी उसकी उम्र 16 साल थी। वो उससे शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो नाबालिग थी। धीरे समय गुजरता है, इसी तरह समय गुजरते हुए 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बीतने के बाद उसको ये पता लगता है कि वो 18 साल की हो चुकी है। अब उसको लीगली कोई नहीं रोक सकता रिंकू से शादी करने के बाद। जब आरती 18 साल की हो जाती है तो रिंकू और आरती के बीच, दोनों के बीच बातें होती है और वो एक प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि हम घर वालों से दूर कहीं रूम जाके लव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला करते हैं और वो बस दोनों साथ रहने लगते हैं। अब समय गुजरता है तो धीरे धीरे इनके प्यार का रंग भी फीका होने लगता है और आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े अक्सर होने लगे क्योंकि किसी न किसी बात पे एक दूसरे से विरोध हो जाता था। क्योंकि प्यार में किए हुए वादे हमेशा झूठे ही साबित होते हैं। जब एक दूसरे की हकीकत से उन दोनों का सामने होने लगता है तो उनकी एक दूसरे की असलियत उनके सामने होती, इसी बात को लेकर उनमें अक्सर झगड़ा हुआ करता है। अब रिंकू सोचने लगता है कि जिस लड़की से मैं कुछ दिनों में ही इस तरह से लड़ाई झगड़े करने लगा उसके साथ मैं पूरी जिंदगी तो शायद नहीं काट पाऊँ। और रिंकू के दिमाग में एक प्लान चलता रहता है। इसी दौरान वो रिंकू कहता है आरती से कि एक सादे पेपर पर उसके साइन करने के लिए बोलता है। एक दूसरे से प्यार का भरोसा था और उस आरती एक सादे कागज पे साइन कर देती है। उसके बाद समय थोड़ा सा और गुजरता है। समय के साथ साथ इनके झगड़े भी बढ़ने लगते हैं। आर्थिक तंगी भी दोनों को परेशान करने लगती है और बात बात पे इनके झगड़े होने लगते हैं। 23 सितंबर 2008 की बात है, उन दोनों में अचानक झगड़ा होता है और झगड़ा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रिंकू पहले ही सोच रखा था कि आरती को उसे ठिकाने लगाना है, उसको निपटाना है। इस तरह का प्लान रिंकू के दिमाग में होता है और सही मौके की वो तलाश करने लगता है। और झगड़े झगड़े में रिंकू आरती का गला घोट देता है और जब तक गले को दबा के रखता है जब तक आरती बेसुध होकर जमीन पे गिर जाती है। अब रिंकू सोचता है कि शायद ये मर गई है या नहीं मरी। इस बात पे रिंकू विश्वास नहीं कर रहा होता है, उसको विश्वास नहीं होता कि ये शायद मर गई है। उसके बाद रिंकू अपने एक दोस्त राहुल को फोन करता है, राहुल को सारी बातें बताता है, कहता है कि मैंने शायद उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी है, अब तुम मेरी हेल्प करो। और राहुल उसको आश्वस्त करता है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। और रिंकू जब उससे बात करता है, जिस लड़के का नाम राहुल होता है, राहुल एक बहुत क्राइम करने वाला लड़का होता है, क्राइम माइंड होता है उसका, और वो उसको मदद का आश्वासन देता है। उसके बाद रिंकू उसकी बॉडी को कमरे में छोड़ के कमरा बंद करके बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वो एक ऑटो वाले को साथ लेके आता है। ऑटो को साथ लेके आने के बाद वो कमरे में जाता है। आरती जो लड़की थी जो बेहोश या मरी हुई थी उसको उठा करके ऑटो में बैठाता है। ऑटो वालों से कहता है कि ये इसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है और पता नहीं इसको क्या हुआ। एक तांत्रिक बाबा रहते हैं नजफगढ़ में, हम इसको वहां लेके जाएंगे, इसका इलाज करवाएंगे। और ऑटो में बैठाने के बाद उसकी जो चेहरा होता है उसको पल्लू से ढक देता है और उसके बाद वो ऑटो लेकर के नजफगढ़ की तरफ चल देता है। नजफगढ़ के सुनसान इलाके की तरफ पहुंचता है जहां उसको राहुल मिलता है और राहुल एक कार लेकर आया हुआ था। राहुल उसको रिंकू के साथ मिलके गाड़ी में बैठाते हैं और गाड़ी लेकर के अब वो सुनसान इलाके की तलाश करते हैं जहाँ कोई आता जाता ना हो। नजफगढ़ के सूरजपुर रोड गांव की तरफ जो रोड जाता है वो सुनसान इलाका रहता है, जंगल भी होता है
वहाँ लोगों की आवाजाही बिल्कुल कम होती है। उसी जगह उस बॉडी को ठिकाने लगाने का उनका प्लान होता है। सुनसान इलाके में एक जगह की तलाश की जाती है, जो झाड़ी नुमा जगह होती है, उसकी बॉडी को उठा करके वहाँ डाल दिया जाता है। और जो रिंकू होता है उस बॉडी पे से सारे कपड़े उतार लेता है कि कहीं बॉडी की पहचान उसके कपड़ों से ना हो जाए। इसी बात को लेकर के वो उसके सारे कपड़े उतारता है। एक पत्थर लेके आता है, पत्थर से लगातार उसके चेहरे पे वार करता है, जिससे उसका चेहरा बिगड़ जाता है। चेहरा बिगड़ने से भी अब उस लड़की की पहचान नहीं हो सकती, लेकिन जल्दबाजी में वो उस चीज को छोड़ देते हैं जो एक परमानेंट टैटू होता है आरती के हाथ पे, ए नाम का, उसको वो नहीं मिटा पाता। उसके बाद वो घर आ जाता है। घर आने के बाद रिंकू ये कोशिश करता है कि कोई भी सबूत ऐसा ना रहे जिसके ये पता लगे कि वो उसके साथ रहती है। आरती थी जो रिंकू के साथ रहा करती थी, वो अक्सर अपने घर वालों से बातचीत किया करती थी और रिंकू कहीं जाने के बाद वो अपने घर भी आ जाया करती थी। लेकिन 23 तारीख के बाद वो अचानक आती नहीं है, कहीं गायब सी हो जाती है, उसके घर वालों से भी नहीं मिलती है। और रिंकू, इससे पहले कि उसके घर वाले कुछ पूछताछ करते, तो रिंकू ने अपना एक प्लान था जिसके तहत एक लेटर उनके घर वालों को मिलता है, आरती के घर वालों को, जो लिखा हुआ होता है कि रिंकू से मेरी अब बनती नहीं है, रिंकू उस तरह का लड़का नहीं है जिस तरह का मैं सोचा करती थी, वो मेरे सपनों को पूरा नहीं कर सकती। इसी दौरान मुझे किसी एक लड़के से प्यार हो गए जिसके फादर वकील हैं और उसके साथ मैं मिलकर कहीं दूर जा रही हूँ। अब मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें मेरे परिवार वाले, और मैं अब अपना सुखी जीवन यहाँ से दूर बिताऊंगी। और रिंकू को इस बारे में कुछ ना पता लगे। और घर वाले भी इसी बात को लेकर चुप हो जाते हैं, नागुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वो सोचते हैं कि अपने प्रेमी के साथ उसकी लड़की चली गई है और उसके साथ वो खुश होगी। और रिंकू से भी इस बात को छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिंकू बार बार उनके घर जाके पूछता है, पूछताछ करता है, बताता है कि आरती कई दिनों से पता नहीं कहाँ चली गई है। तो उनके घर वाले यही सोचते हैं कि शायद इससे झगड़ करके और किसी और प्रेमी के साथ चली गई है, इसलिए उसके घर वाले भी उसको जानकारी नहीं देते हैं। रिंकू अक्सर उसके घर जाकर के उसके बारे में पूछताछ किया करता था और बार बार रोता बिलखता था, घर वालों के सामने नाटक करता था, जिससे घर वालों को ये ना लगे कि आरती के बारे में वो कुछ जानता था। घर वाले भी उसकी जो स्थिति दिखाता था उस पर दया आने लगी और घर वाले भी उसे अक्सर शिकायत करना बंद कर देते हैं। वो बहुत ही चाहने का नाटक करता था और धीरे धीरे लोगों की उसके हमदर्दी बनने लगी। अब लोग बाग भी सलाह देने लगे कि आप आरती को भूल जाओ, अपना नया जीवन शुरू करो। उसके बाद वो पटेल नगर में जाकर के शादी कर लेता है और इस राज को छुपाने के बाद में वो वहां से शिफ्ट भी हो जाता है, क्योंकि आरती के बारे में उससे ज्यादा पूछताछ ना की जाए, इसलिए वो पटेल नगर में रहने लगता है। और जहाँ पहले सुल्तानपुर में रहता था वहां से वो अपना घर बेच देता है। यही थी कहानी इस लड़की की, जो अपने घर वालों से दूर होकर अपने प्रेमी के साथ रहने लगती है और अपने घर वालों की सलाह नहीं लेती। इसका अंजाम होता है कि एक प्रेमी द्वारा एक ये लड़की को मार दिया जाता है और काफी 9 साल 10 साल तक इंतजार करने के बाद भी उसके घर वाले ये सोचते रहते हैं कि उसकी लड़की कहीं गई हुई है, और 10 साल बाद में उसके कातिल को पुलिस ने पकड़ लिया और उसके बाद गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। कल मिलते हैं आपको नई एक क्राइम कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।